नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, आपके एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक है और इसी कड़ी में हम आज बीकॉम सेमेस्टर सेकंड जो पीडीएसयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बीकॉम के, उनकी जो एबीएसटी है जिसका नाम है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यूनिट वाइज हमारी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ रहेगी और एज यूजुअल हम दोनों ही स्टूडेंट के मीडियम को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही हम अपनी क्लास लेके आते हैं। ये आपका सिलेबस है, बहुत ज़्यादा लंबा-चौड़ा सिलेबस नहीं है स्टेट्स का, काफ़ी कम है पिछली साल से। तो यदि आपने अभी तक ईएफएम की अपनी क्लास अपलोड कर दी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो आप अगर नहीं देखे हो वो क्वेश्चंस तो आप ज़रूर देखिए। मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और साथ ही में आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ईएफएम के क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है। आज बात करते हैं एबीएसटी के क्वेश्चंस की और फर्स्ट यूनिट से हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो दोस्तों, जो एग्जामिनर है वो दोनों ही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी का भी पूछता है और न्यूमेरिकल भी पूछता है। अब जो अकाउंटेंसी है वो आपका न्यूमेरिकल पेपर है, तो हेल्दी ट्रेडिशन तो ये कहता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बट जो आपका पेपर पैटर्न है ए बी और सी, तीनों जो पेपर पैटर्न है उसमें लास्ट ईयर आप जब देखते हो तो आपके थ्योरी के क्वेश्चन ए पार्ट में आपको थ्योरी के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे और साथ ही में बी पार्ट में भी आपको थ्योरी के और छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरा ये मानना है कि एक अच्छा स्टूडेंट ओवरऑल चीज़ें तैयार करता है अपने पेपर से, अपने सिलेबस से रिलेटेड होके। तो हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट के बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सांख्यिकी क्या है? स्टैटिस्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा टू ड्रॉ कंक्लूजन और मेक डिसीजन। अर्थात सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जो संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह करती है, यानी कलेक्ट करती है, उनको क्लासिफाइड करती है, उनका प्रेजेंटेशन करती है, उनका विश्लेषण करके, निर्वचन करके उनकी व्याख्या करती है। उनसे संबंधित जो शाखा है वो कौन सी है? सांख्यिकी है, ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके और डिसीजन लिया जा सके। बात करते हैं, यहीं पे बात खत्म नहीं हुई, बात आती है एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है सिंगुलर मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्लूरल मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि एक वचन सांख्यिकी की परिभाषा लिखो या बहुवचन सांख्यिकी की परिभाषा लिखो। क्या है एक वचन और बहुवचन, दोनों को समझ लेते हैं। जब हम अपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के अनुसार डेटा का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उनको वर्गीकृत करते हैं, प्रस्तुतिकृत करते हैं और उनका विश्लेषण करके हम कोई निष्कर्ष या रिजल्ट उनका निकालते हैं, तो ये हमारी सांख्यिकी कहलाती है। कौन से मीनिंग में? सिंगुलर मीनिंग में। अर्थात जो हमारी स्टैटिकल मेथड्स है, जो सांख्यिकी विधियां है, उनको हम सिंगुलर मीनिंग में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यानी कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग एंड एनालाइजिंग डेटा एज पर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गिविंग कंक्लूजन्स इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिकल मेथड। अब बात करें बहुवचन में, तो जब हमने ये डेटा कलेक्ट कर लिया और इनसे जो रिजल्ट निकाल लिया, तो वो जो डेटा अपने पास आया, उस डेटा को भी हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अर्थात तथ्यों का समूह है, ये ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। सांख्यिकी का अर्थ होता है कि समंकों या आंकड़ों से होता है जो किसी क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जैसे जनसंख्या के समंक हो गए, राष्ट्रीय आय के समंक हो गए। मीन्स स्टैटिस्टिक्स मीन्स डेटा और फिगर्स विच आर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर एरिया लाइक पॉपुलेशन डेटा, नेशनल इनकम डेटा। तो अब इसको देखो, दोनों चीज को समझो। जब हम स्टैटिकल टूल्स को की बात करते हैं कि हमें डेटा कैसे कलेक्ट करना है, कैसे क्लासिफाइड करना है, एनालाइज करना है, तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको भी क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर मीनिंग है। और जब हमारे पास रिजल्ट आ जाता है और जो हमारा जो डेटा है, उस डेटा को हम प्लूरल मीनिंग में क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अब बात करें, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला हो गया, आगे हम इसको जल्दी ही करेंगे सॉर्ट आउट। बात करें स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, ये इंपॉर्टेंट है। आपके ए पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। जो स्टैटिस्टिक्स शब्द है, जो वर्ड है, वो इन भाषाओं से लिया हुआ है। जो लेटिन लैंग्वेज है, लेटिन लैंग्वेज का जो स्टेटस वर्ड है, उससे इंग्लिश का स्टैटिस्टिक्स वर्ड बना हुआ है। इटालियन लैंग्वेज है, उसका स्टेटिस्टा, और फ्रेंच का स्टेटिस्टिक, और जर्मन का स्टेटिस्टिक। तो ये जो चार भाषाएं हैं, लेटिन, इटालियन, फ्रेंच एंड जर्मन, इन चारों का जो ओरिजिन है, या इंग्लिश का जो मीनिंग है स्टेटिस्टिक्स, इसका जो ओरिजिन है इन चारों भाषाओं के इन वर्ड से माना
जाता है। तो बेसिकली आपको ध्यान में रखना है, आपसे पार्ट ए में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स का इटालियन भाषा के किस वर्ड से लिया गया है, तब आपको बताना होगा स्टैटिस्टा। हालाँकि इस तरीके के क्वेश्चन बीकॉम के एग्ज़ाम में पूछने का होता नहीं, वहाँ पे सीधा ही पूछ लिया जाता है कि स्टैटिस्टिक्स शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तब आप लैटिन, इटालियन, फ्रेंच, जर्मन इन चारों वर्ड को बता सकते हो। इन चारों ही वर्ड में जो स्टेट्स वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? राज्य। यानी कि जो देश है उस टाइम की बातें हैं, जो प्रांत है उसकी बात है। और जो सांख्यिकी है यानी स्टैटिस्टिक्स है, इसकी उत्पत्ति राज्य के विज्ञान या राजाओं के विज्ञान के तौर पे हुई थी। यानी कि राजा अपने जो एरिया है, अपना जो साम्राज्य है, उसमें से डेटा कलेक्ट करवाता था और अपनी नीतियाँ वगैरह बनाता था। तो उस डेटा कलेक्शन या राजा की जो विज्ञान है, उसके तौर पे किसका ओरिजिन हुआ था? स्टैटिस्टिक्स का ओरिजिन हुआ था। अब जो स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, इसको 3 तरीके से यूज़ में लिया जाता है। ये क्लास जैसा हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन की बजाय मैं थोड़ा-सा आपको कॉन्सेप्टली इनको कॉन्सेप्चुअलाइज़ तरीके से मैं आपको इसको बताऊँ। तो स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है, ये 3 तौर पे यूज़ किया जाता है। एक तो सांख्यिकी के तौर पे, एक समंग के तौर पे और एक प्रतिदर्शज के तौर पे, यानी एज़ ए स्टैटिस्टिक, एज़ ए डेटा और एज़ ए सैंपल बेस्ड रिजल्ट। जो सांख्यिकी के तौर पे यानी जो स्टैटिस्टिक है, उसका मतलब हुआ सांख्यिकी विधियाँ, यानी कि जो स्टैटिकल मेथड्स हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर फॉर्म में डिफाइन किया था। अभी हमने एक वचन में सांख्यिकी की जो परिभाषा बताई थी, उसको भी हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसके अलावा जो डेटा है हमारे पास, लाइक पॉपुलेशन के डेटा, बर्थ और डेथ के डेटा, इनको भी हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो एज ए डेटा के तौर पे भी स्टैटिस्टिक्स वर्ड का यूज में होता है, जिसको हमने प्लूरल डेफिनेशन बताई थी स्टैटिस्टिक्स की। अब बात करें प्रतिदर्शज के तौर पे, ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि जब हमारे पास ये पूरा एरिया है, जिसमें मान लो 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग है, ये हमारी क्या है? पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से हमने कितने लोग छांटे? हमने 100 लोग एज ए सैंपल ले लिए। उन 100 लोगों पे हमने क्या करी? स्टडी करी, डेटा कलेक्ट किया और उन 100 लोगों से जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को भी हम किस नाम से जानते हैं? स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं। यानी कि जो हमने सैंपल लिया है, तो सैंपल का जो सांख्यिकीय परिणाम आया, यानी कि जो स्टैटिकल रिजल्ट आया, उसको भी हम किस नाम से जानते हैं? स्टैटिक के नाम से जानते हैं। तो 2 तरीके से स्टैटिस्टिक टूल्स काम में आते हैं। एक हम सैंपल बेस्ड काम करते हैं और एक पूरी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंग डेटा निकालते हैं। तो जब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, उसको हम पैरामीटर कहते हैं। और जो सैंपल के बेस पे हम रिजल्ट ड्रॉ करते हैं, उनको हम स्टैटिक कहते हैं या स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो सैंपल के बेस पे आने वाले रिजल्ट को भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, डेटा को भी प्लूरल में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और जो स्टैटिकल टूल्स है, उनको भी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। हालाँकि ये बीकॉम के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा वो नहीं है इम्पोर्टेंट, बट एग्ज़ामिनर है भई, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप यहाँ से आंसर कर पाओगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। डिफाइन स्टैटिकल पॉपुलेशन एंड सैंपल। सांख्यिकीय जनसंख्या और प्रतिदर्श को परिभाषित कीजिए। ए स्टैटिकल पॉपुलेशन इंक्लूड्स ऑल एलिमेंट्स और यूनिट्स अंडर स्टडी, while ए सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस। सांख्यिकीय जनसंख्या में अध्ययन के अंतर्गत आने वाली सभी इकाइयाँ शामिल होती है, जबकि प्रतिदर्श जनसंख्या का एक चयनित भाग होता है, जिसे विश्लेषण हेतु चयन किया गया है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था ना आपको, कि जो 1000 पॉपुलेशन है, 1000 लोग हैं, तो इसको तो पूरे को, यानी इन सारी की जो संख्याएँ हैं, सारी की जो टोटल है, इसको तो हम क्या कहेंगे? स्टैटिकल पॉपुलेशन। और इसमें से हमने कितनों को सिलेक्ट किया? 100 को सिलेक्ट किया एज ए सैंपल, जिस पे हम स्टडी करेंगे। तो जो हमने इनमें से छाँटे हैं 100 जने, उनको हम क्या कहेंगे? सैंपल। तो सिंपल सी बात है, जब कैलकुलेशन में ये सारी यूनिट्स यूज में आती है, उनको तो हम पॉपुलेशन कहते हैं और इसमें से जो हमने कुछ नमूने ले लिए, सैंपल के तौर पे ले लिए, उनको हम सैंपल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी की 2 सीमाएं बताइए। डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। पहली बात तो ये व्यक्तियों का या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। सांख्यिकी हमेशा किसका अध्ययन करती है? समूह का अध्ययन करती है। कैसे? यदि आपने कहा कि मेरे लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 70% मार्क्स आए, तो ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है, इसकी कोई स्टडी नहीं की जाएगी, बस आ गए आपके मार्क्स। लेकिन वहीं आप ये कह दो कि मेरी क्लास में बाकी 49 स्टूडेंट थे, उनके मार्क्स इस तरीके से हैं और
मैं ये फर्स्ट रैंकर हूँ या सेकंड रैंकर हूँ या कुछ और हूँ। तो अब जैसे आपने बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स बताए, अब ये क्या बन गया, एक डेटा बन गया। अब इस पे स्टैटिस्टिक्स टूल अप्लाई होते हैं या इसका अब एनालिसिस किया जा सकता है। दैट मीन्स स्टैटिस्टिक्स इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी नहीं करता, ये ग्रुप की स्टडी करता है। कैन बी मिसयूज्ड और मिस इंटरप्रेटेड, यानी इसका दुरुपयोग किया जा सकता है या इसकी गलत व्याख्या भी की जा सकती है, क्योंकि स्टैटिकल टूल है तो इसको हम डेटा को तोड़ मरोड़ करके भी इसको प्रेजेंट करके गलत इसका यूज भी किया जा सकता है। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज, यानी परिणाम केवल औसत रूप में सही होते हैं, वास्तविकता अलग होती है। कैसे? जैसे आज मैं बात करूं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय कि हम मान लेते हैं मोटा मोटा 1,96,000 रुपए है। यानी सालाना इंडिया में जितने भी हम लोग हैं, हमारी औसत आय कितनी है? 1,96,000 रुपए है, ये पर कैपिटा इनकम है। तो एवरेज तौर पे तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन हम इसको जब रियल में देखते हैं तो दुनिया इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 50 लाख है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सालाना इनकम 10 लाख है। कई आपको ऐसे मिलेंगे जिसकी सालाना इनकम 5 लाख है, तो कई आपको 1,96,000 रुपए से भी कम वाले मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, ये रिजल्ट जो एवरेज है उस पर तो ये ट्रू बैठता है, लेकिन जैसे हम इसको व्यक्तिगत करते हैं तो ये ट्रू नहीं रहता। रिक्वायर्ड्स एक्सपर्ट नॉलेज, यानी कि विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें स्टैटिस्टिक्स को जब समझना होता है या एनालाइज करना होता है या इनके रिजल्ट को हम जब समझना चाहते हैं, तो हम इसको साधारण ज्ञान से नहीं समझ पाते, हमें इसके लिए स्पेशल नॉलेज की नीड होती है। तो ये स्टैटिस्टिक्स की कुछ लिमिटेशंस है। अब बात करते हैं व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है? आपके पास कई तरीके के आंकड़े आपने कलेक्ट कर लिए। अब उन आंकड़ों को आप उनके रंग के आधार पे, गुण के आधार पे या उनकी ऊंचाई के आधार पे, आय के आधार पे या किसी भी पर्टिकुलर क्वालिटी के आधार पर उनको आप अलग-अलग तरीके से अरेंज करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज। अर्थात आंकड़ों का वर्गीकरण उन्हें समान गुणों या विशेषताओं के आधार पर विभिन्न वर्गों या श्रेणियों में व्यवस्थित करने की क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। तो उनको एक समान विशेषता वालों को हम एक ग्रुप में रख लेंगे, एक गुणों वाले को एक ग्रुप में रख लेंगे, तो उनको हमने क्या कर लिया? फिल्टर कर लिया। तो डेटा को फिल्टर करना ही क्लासिफिकेशन करना कहा जाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज टेबुलेशन। सारणीकरण क्या है या सारणीयन क्या है? सारणीयन क्या होता है? तो सारणीयन का मतलब होता है हमने कुछ कॉलम वगैरह बनाए और इधर हमने रोज बनाई। तो रो और कॉलम में डेटा को व्यवस्थित करना ताकि डेटा समझने में क्या हो जाए? आसान हो जाए और उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? टेबुलेशन कहते हैं। टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट विद रोज एंड कॉलम्स। सारणीयन आंकड़ों को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में तालिका के तौर पे प्रस्तुत करने की क्या है? प्रक्रिया है। इट मेक्स डेटा क्लियर, कंसाइज एंड इजी टू एनालाइज। इससे डेटा स्पष्ट हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं और विश्लेषण में आसान हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का नाम सारणीयन है, जिसे हम टेबुलेशन के नाम से जानते हैं। यानी डेटा की टेबल बनाना, उसी को टेबुलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ। आरेख और ग्राफ में क्या अंतर है? देखो, आरेख का मतलब होता है चित्र, ठीक है, और ग्राफ का मतलब होता है इस तरीके का, वो जो हम देखते हैं ग्राफ जिस पे बनाते हैं, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट से बनता है और इसमें मैथमेटिकल एनालिसिस होता है, या यूँ कहें मैथमेटिकल आधार पे ये बनाया जाता है। तो ग्राफ में और आरेख में डिफरेंस यही होता है कि जो डायग्राम होते हैं वो ईजी होते हैं, उनको नॉर्मल समझा जा सकता है, लेकिन ग्राफ का थोड़ा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। A diagram is a simple pictorial representation, while a graph is drawn on a scale and shows a mathematical relationship between variables. आरेख एक सरल चित्रात्मक प्रस्तुति होता है, जबकि ग्राफ पैमाने पर बनाया जाता है और चरों के बीच एक गणितीय संबंध को दर्शाता है। जैसे हमारे सामने दो चार्ट है, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट, अब इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ये पूरा 100% है, इसमें कहते हैं कि जो साइंस है वो 36% लोगों के पास है, इंग्लिश है वो 72% के पास है। अच्छा, ये डिग्रीज के अकॉर्डिंग है, नो कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग, कि इतने लोग
इतनी डिग्री साइंस की, इतने, आप इसको परसेंटेज में कहीं भी ले सकते हो, यानी ईज़िली आप इसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि अगर ये पूरे का मान 100 है, तो 144 के परसेंटेज के पास ये है, ज़्यादा हो गए डिग्री के तौर पे, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मैं इसको 360 डिग्री के अकॉर्डिंग ही बता देता हूँ कि अगर इस पूरे का मान 360 है, तो हम कहेंगे 144 के पास मैथमेटिक्स है, साइंस के 36 के पास साइंस है, 72 के पास इंग्लिश है, फ्रेंच 108 के पास है। तो ईज़िली आप इसको समझ सकते हो, लेकिन ये होता है ग्राफ। ग्राफ को आपको थोड़ा-सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि इधर ओ वाई पे क्या है, ओ एक्स एक्सिस पे क्या है, और इसका इस तरीके से जो एनालिसिस है, इसमें बहुत सारे डायग्राम आते हैं, बहुत सारे ग्राफ आते हैं। तो थोड़ा-सा मैथमेटिकल रिलेशनशिप बताता है, वो ग्राफ होता है, और जो चित्रों से प्रेजेंटेशन होता है, वो डायग्राम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आवर्ती वितरण क्या है? इसको आवर्ती बंटन भी कहते हैं, आवर्ती बंटन भी कहा जाता है। Frequency distribution is a method of organizing data into classes or intervals along with their corresponding frequencies। यानी आवर्ती वितरण आंकड़ों को वर्गों या अंतरालों में उनकी संबंधित आवृत्तियों के साथ व्यवस्थित करने की क्या है, एक विधि है। जैसे हम इसमें समझते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स है जो सरवाइव कर रहे हैं, तो 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, ये अपने हमने क्या बना लिए, एक ग्रुप बना लिया। और इसमें इधर हमने कहा जो 20 से 29 है उसके बीच में हमारे पास 3 पौधे हैं, 30 से 39 है उनके सामने हमारे पास 14 है, 40 से 49 में हमारे पास 12 है, इस ग्रुप में हमारे पास 8 है, 18 है, 10 है, 23 है और 12 है। तो टोटल हमारे पास 100 पेड़ है, जो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। तो ऐसे तो आप पूरे 100 लिखते, 1 से 100 लिखते। अब आपसे कोई पूछे कि मुझे बताओ कि 60 से 69 के बीच कितने हैं, तो आप गिनने थोड़ी बैठते ऐसे कि इतने इतने हैं। तो आपने इसका क्या कर दिया, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार कर दिया, और जिसमें पता चल रहा है कि 60 से 69 के बीच में कितने हैं, अपने पास 18 है। तो डेटा को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर क्लासेज और इंटरवल्स के अकॉर्डिंग उनकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो उनके सामने रख दी जाती है, और एक टेबल जैसा उसमें बना दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बारंबारता बंटन। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन इंडिविजुअल सीरीज विद एग्जांपल। व्यक्तिगत श्रेणी की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए कि व्यक्तिगत श्रेणी क्या होती है। एन इंडिविजुअल सीरीज इज ए टाइप ऑफ डेटा वेयर ईच आइटम इज लिस्टेड सेपरेटली विदाउट एनी फ्रीक्वेंसी। यानी व्यक्तिगत श्रेणी वह होती है जिसमें प्रत्येक आंकड़ा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है और कोई आवर्ती नहीं होती। जैसे यहाँ पे 5 स्टूडेंट के डेटा दिए हुए हैं, एक का 45 है, दूसरे का ये, तीसरे का है, चौथे का है, पांचवे का है। तो बस ये सबके अपने अपने यूनिक है, कोई इसमें क्या नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जब फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उस सीरीज को हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज उसको हम कहते हैं। और जहां फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, यानी खंडित श्रेणी कहते हैं। डिफाइन डिस्क्रीट सीरीज विद एग्जाम्पल। खंडित श्रेणी की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। ए डिस्क्रीट सीरीज शोज वैल्यू अलोंग विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। यानी खंडित श्रेणी में आंकड़ों के साथ उनकी आवृत्तियां भी दी जाती है। जैसे नंबर ऑफ बुक्स, एक बुक्स कितने स्टूडेंट के पास है, 2 के पास है। 2 बुक कितने के पास है, 5 के पास 2 बुक है। 3 स्टूडेंट, 3 के पास तीन बुक है, और 4 बुक एक स्टूडेंट के पास ही है। तो ये हमने क्या कर दी, हर एक आइटम के साथ उसकी क्या दे दी, फ्रीक्वेंसी दे दी। तो ये कौन सी सीरीज कही जाएगी, ये डिस्क्रीट सीरीज कही जाएगी, जिसको हम खंडित श्रेणी कहते हैं। यानी कि जो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ आती हो उसे खंडित श्रेणी कहते हैं। अब खंडित श्रेणी के साथ यदि हम इसमें क्या बना दे, क्लासेज बना दे, तो इसको कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। डिफाइन कंटिन्यूस सीरीज विद एग्जाम्पल। यानी सतत श्रेणी की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। In a continuous series, data is grouped into class intervals with corresponding frequencies। सतत श्रेणी में आंकड़ों को वर्गों में बांटा जाता है और प्रत्येक वर्ग के लिए एक आवर्ती दी जाती है। जैसे मार्क्स की बात करें तो 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं, 2 के आए हैं। 10 से 20 मार्क्स की बात करें तो कितनों के आए हैं, 5 के आए हैं। 20 से 30 मार्क्स की बात करें तो कितने स्टूडेंट को आए हैं, 3 मार्क्स आए हैं, 3 स्टूडेंट के आए हैं। तो ये है फ्रिक्वेंसी, और ये आ गया हमारे क्लास, यानी कि जिसमें हम एक वर्ग हमने इधर बनाया है जिसका वर्गांतर कितना है, 10 है। तो जब हम क्लास के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी को रखते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस सीरीज। और कंटिन्यूस सीरीज हमेशा कौन सी सीरीज की बनती है, डिस्क्रीट सीरीज से ही बनती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डिफाइन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा।
प्राथमिक और द्वितीयक डेटा को परिभाषित कीजिए। यानी कि जब आप रिसर्च करते हो, आपने कुछ प्रोग्राम कर रहे हो या कोई आप सर्वे कर रहे हो, तो जब आप रिसर्च करोगे तो आपको क्या चाहिएंगे भाई? डेटा चाहिएंगे। जब ये डेटा आप खुद से कलेक्ट करते हो, अपने हिसाब से आप अपनी मेथड लगा के कलेक्ट करते हो, तो ये आपके अपने कलेक्टेड डेटा है, इनको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। और आप कहीं से पब्लिश्ड डेटा यूज़ में लेते हो, जैसे सरकार की कोई रिपोर्ट हो गई, आरबीआई की रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो गई, कहीं से भी जो पब्लिश्ड डेटा है, जो आपने कलेक्ट नहीं किया है, आपने सिर्फ उसको यूज़ किया है। तो जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा है वो सेकेंडरी डेटा कहे जाएँगे और जो आपने कलेक्ट किया है वो प्राइमरी डेटा कहे जाएँगे। तो प्राइमरी डेटा इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स ऑफ द रिसर्चर, ऑफन थ्रू मेथड्स लाइक सर्वेज, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस। यानी प्राथमिक डेटा जो शोध करता है उसके द्वारा सीधे एकत्र किए जाते हैं। अक्सर वह सर्वे के थ्रू, साक्षात्कार के थ्रू या अवलोकन के थ्रू, किसी भी माध्यम से वह क्या करता है? डेटा कलेक्ट करता है। इसको प्राइमरी डेटा कहते हैं। वहीं सेकेंडरी डेटा इज ए इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड हैज बीन कलेक्टेड बाय समवन एल्स। द्वितीयक डेटा वह जानकारी है जो पहले से ही मौजूद है या पहले से ही प्रकाशित है। प्रकाशित वर्ड और डालो इसमें। और किसी अन्य के द्वारा क्या की गई हो? एकत्रित की गई हो, उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार के पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्वेश्चनरी, यानी प्रश्नावली क्या है? देखो, जब हम मार्केट में डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, यानी मार्केट की बजाय मैं यहाँ पे वर्ड यूज में लूंगा फील्ड। जब हम फील्ड में डेटा कलेक्ट करने जाते हैं तो हम उनसे सवाल पूछते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जो भी हमें, जो हमारे रिसर्च एरिया में आते हैं, उनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो दो तरीके के हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ये कि हमने उनको एक फोरम सा पकड़ा दिया, उस फोरम में कई क्वेश्चन होते हैं और वो इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उनका आंसर लिख देते हैं। जब हमने ये उनको पकड़ा दिया तब तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रश्नावली, यानी कि क्वेश्चनरी। और जब आप यहाँ पे खुद हो, आपके हाथ में ये फाइल, ये मतलब ये फॉर्म आपके हाथ में है और आप सामने वाले से पूछ-पूछ के इसमें खुद अपने हाथ से लिख रहे हो। सामने वाला है, ये इसको नहीं भर सकता, आपने इससे पूछा, इंटरव्यू लिया और आपने इसमें खुद भर लिया या फिर आपने उन क्वेश्चन के आंसर खुद निकाल लिए, तब हम इसको क्या कहेंगे? शेड्यूल कहेंगे। बस इतना सा ही डिफरेंट है दोनों में। तो क्वेश्चनरी क्या होती है? क्वेश्चनरी इज ए सेट ऑफ रिटन क्वेश्चंस used to collect from respondents where they fill the answers themselves। प्रश्नावली प्रश्नों का एक लिखित समूह होती है जिसमें उत्तरदाता स्वयं उनका उत्तर फिल करता है। आई थिंक आप इसको समझ गए। अब ये क्वेश्चन क्या है कि लास्ट ईयर आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप कहोगे कि सर लास्ट ईयर एग्जाम कब हुई? बिल्कुल हुई थी, सेमेस्टर सेकंड वालों की, जो अब इस बार सेमेस्टर फोर्थ में है, उनकी एग्जाम हुई थी। ये पेपर है, उस टाइम ये पेपर 120 मार्क्स का हुआ था। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए ऑलरेडी ये पेपर की क्लास अपलोड कर रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। यदि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हो तो प्रीवियस पेपर्स को एक बार जरूर एनालाइज करना सीखिए। इसकी क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है कि किस तरीके के क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में आए हैं और कितने थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्जामिनेशन में, आप जरूर उसको चेक किए। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, व्हाट इज शेड्यूल, अनुसूची क्या है? अभी मैंने कहा आप खुद भर लेते हो तो वो अनुसूची कही जाती है। ए शेड्यूल इज सेट ऑफ क्वेश्चंस वेयर द इन्वेस्टिगेटर रिकॉर्ड द आंसर्स बाय द पर्सनली इंटरव्यूइंग द रेस्पोंडेंट। यानी कि अनुसूची प्रश्नों का एक समूह होती है जिसमें अन्वेषक स्वयं उत्तरदाता से साक्षात्कार लेकर उत्तर खुद दर्ज करता है, तब इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चनरी। और जब उत्तरदाता अपना ही उत्तर खुद भरता है तब उसको हम क्या कह देते हैं? क्वेश्चनरी उसको कह देते हैं। आई थिंक आप इसके क्लियर, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन टू डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़ों में दो अंतर बताइए। क्वालिटेटिव डेटा इज डेस्क्रिप्टिव एंड नॉन न्यूमेरिक। यानी गुणात्मक आंकड़े वर्णनात्मक होते हैं और गैर सांख्यिकीय होते हैं, लाइक जेंडर और कलर। जैसे हमने कहा, अब जेंडर क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इसको आप मेजर नहीं कर सकते। ये क्या है? एक क्वालिटी है, एक गुण है। वहीं कलर यानी काला है, ब्लैक, गोरा है, सफ़ेद है, लाल है, तो ये क्या है? गुण है। उस कलर को आप मेजर नहीं कर सकते, सुंदरता को आप मेजर नहीं कर सकते, ईमानदारी को मेजर नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो डेटा होते हैं, जो नॉन न्यूमेरिक होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, उनको क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। वाइल क्वांटिटेटिव डेटा इज न्यूमेरिक एंड मेजरेबल लाइक एज और इनकम।
जबकि मात्रात्मक डेटा संख्यात्मक होते हैं और मापने योग्य होते हैं, जैसे उम्र कितनी है, आपकी इनकम कितनी है। तो इस तरीके की जो चीज़ें, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, इस तरीके के डेटा क्या होते हैं, मापने योग्य होते हैं, इनको क्वांटिटेटिव कहते हैं। और जो डेटा मापे नहीं जा सकते हैं उनको क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। अब बात करते हैं इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। देखो पहली यूनिट है, ये पहली यूनिट आपकी टोटली थ्योरेटिकल यूनिट है, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनने के चांसेज है। जो क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांस है उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप में देखते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन डिटेल। सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र और महत्व को विस्तार से समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको रख सकते हो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, डिफाइन स्टैटिकल पॉपुलेशन एंड सैंपल। सांख्यिकी जनसंख्या और नमूने को परिभाषित कीजिए। डिस्कस देयर टाइप्स एंड डिफरेंसेस विद सुटेबल एग्जांपल। अनेक इनके प्रकारों और अंतरों को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। यहाँ से देखो पार्ट बी के लिए भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। व्हाट इज स्टैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, तो ये आपका बी पार्ट के लिए जितना बड़ा क्वेश्चन बन गया। एक्सप्लेन द रूल्स एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स। आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण के नियमों और आधारों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। आंकड़ों की चित्रात्मक और ग्राफिक प्रस्तुति में क्या अंतर है, आरेखों और ग्राफों के विभिन्न प्रकारों को आप समझाइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती वितरण क्या है। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद सुटेबल एग्जांपल। उपयुक्त उदाहरण सहित एक आवर्ती वितरण तालिका बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो या तो इस तरीके से पूछा जाएगा या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इन ए स्टैटिस्टिक्स टेस्ट आर गिवन बिलो। यानी किसी एग्जाम में, स्टैटिस्टिक्स के एग्जाम में 50 छात्रों के प्राप्त अंक इस प्रकार है। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग क्लास इंटरवल्स ऑफ 10। आपको 10-10 के वर्गों का यूज करते हुए आपको एक आवर्ती वितरण तालिका यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करनी है। आपको 100 स्टूडेंट के 50 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स आपको दिए गए हैं जो आउट ऑफ 100 में से है। और इन डेटा के बेस पे आपको क्या बनानी है, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है जिसमें आपको किन को यूज में लेना है, टेलीबार को यूज में लेना है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का आएगा, और मैं ये कहता हूँ आपको इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसका एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑलमोस्ट सारी सीरीज अपलोड कर दी है। जो भी आपके वैल्यू एडेड एईसी वीएससी पेपर है उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। फिर भी यदि आपका कोई पेपर बचता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। चलिए अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड के कौन से हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है। देखो आपकी ये इतनी बड़ी एक फ्रिक्वेंसी टेबल है, या यूँ कहे आपके डेटाबेस है, डेटा सेट है इतना बड़ा। तो इस डेटा सेट का कोई तो एक ऐसा वैल्यू होगा जो इस डेटा सेट को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो। यानी जैसे मैं कहूँ कि इस पूरे डेटा सेट का औसत क्या है, एवरेज क्या है, तो जो एवरेज है वो इसको क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं कहूँ आप अपनी क्लास में 30 स्टूडेंट हो, तो मैं कहूँगा कि इस स्टूडेंट में या इस क्लास में एवरेज कितनी पॉकेट मनी लेके आते हो आप, एवरेज पॉकेट मनी आपकी कितनी है। तो जो वैल्यू निकल के आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू आई 120, यानी 120 रुपये आए, तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग हर एक स्टूडेंट 120 रुपये के आसपास ही पैसा लेके आ रहा है। तो सेंट्रल टेंडेंसी ये कहती है कि जो हमारा डेटा सेट है उसकी कोई रिप्रेजेंट वैल्यू जिसके आसपास बाकी वैल्यू क्या होती हो, इकट्ठी होती हो, एकत्रित होती हो, तो इस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बात कर लेते हैं इसकी। सेंट्रल टेंडेंसी रेफर्स टू द सेंट्रल वैल्यू और एवरेज ऑफ ए डेटा सेट विच रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल वैल्यू अराउंड विच डेटा टेंड्स टू क्लस्टर। अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति किसी आंकड़ा समूह का वह प्रतिनिधि मान्य औसत होता है जिसके चारों ओर आंकड़े एकत्रित होते हैं। जैसे उस डेटा सेट का एवरेज निकाल लिया, एक्स बार निकाल लिया, या उस डेटा सेट का आपने बहुलक निकाल लिया, तो ये वो वैल्यू है जो ये बताएंगी कि इन वैल्यू के आसपास बाकी वैल्यू क्या होती है, एकत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेजेस, अर्थात औसत के विभिन्न प्रकारों के नाम बताओ। तो देखो दो तरीके के, मेनली हम दो तरीके के औसत है जो डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में भी दो ही तरीके के हैं ज़्यादातर।
मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज, अर्थात गणितीय माध्य और स्थिति संबंधी माध्य, जिसमें हम मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन को डिस्कस करते हैं, यानी कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। इन्होंने डायरेक्ट ऐसे कैसे कन्वर्ट कर दिया गूगल ने, कोई बात नहीं। मीडियन और मोड ये होते हैं स्थिति संबंधी माध्य, अर्थात मध्य का व बहुलक। हम इस पूरे को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में माध्य होते कितने तरह के हैं। देखो, हम जो एवरेजेस होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, माध्य कहते हैं, माध्य भी कहते हैं या इनको क्या कहते हैं, औसत भी कहते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और कमर्शियल एवरेज। मैथमेटिकल को हम कहते हैं गणितीय माध्य, पोजिशनल को कहते हैं स्थिति संबंधी माध्य और कमर्शियल को कहते हैं व्यापारिक माध्य। जो गणितीय माध्य होते हैं उनको फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, अर्थमेटिक मीन यानी जिसको हम समांतर माध्य कहते हैं, ज्योमेट्रिक मीन जिसको हम गुणोत्तर माध्य कहते हैं और हार्मोनिक मीन जिसको हम हरात्मक माध्य कहते हैं। वहीं स्थिति संबंधी माध्यों को 2 में डिवाइड किया जाता है, मीडियन यानी मध्य का और मोड अर्थात बहुलक। कमर्शियल माध्य 3 तरीके के होते हैं, मूविंग एवरेज जिसको चल माध्य कहा जाता है, प्रोग्रेसिव एवरेज जिसको प्रगामी माध्य कहा जाता है और कंपोजिट एवरेज जिसको संग्रथित माध्य कहा जाता है। ये सारे माध्य, ये वाले माध्य तो काम में आते हैं फोरकास्टिंग में। तो फोरकास्टिंग आपके सिलेबस में है नहीं, तो इनमें से क्वेश्चन आपके बहुत कम बनने के चांसेस है। आपके सिलेबस में मैथमेटिकल एवरेज है और पोजिशनल एवरेज है, जिसमें भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं अक्षबार से, फिर आपकी आती है मध्य का और फिर आपका आता है बहुलक। ये 3 आपके मोस्टली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपसे पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कौन सा माध्य किस कैटेगरी में आता है। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, स्थिति संबंधी माध्यों के नाम लिखो, यानी राइट द नेम ऑफ पोजिशनल मीन। तब आपको पता होना चाहिए कि स्थिति संबंधी माध्य 2 होते हैं, मध्य का और बहुलक, यानी इनकी स्थिति को देख के ही हम मेजर आउट कर लेते हैं कि बीच में कौन सा है। यानी कि जब हम सिस्टमेटिक ढंग से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को रखते हैं, तो इसकी जो बीच की सेंट्रल वैल्यू होती है इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम माध्य का बोल देते हैं। तो इसका मतलब इसकी सिचुएशन कहाँ थी, बीच में थी, इसलिए क्या हो गया, पोजिशनल मीन हो गया। वहीं इसमें कोई वैल्यू होगी जो बार-बार रिपीट हो रही होगी, तो जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है उसको हम बहुलक बोल देते हैं, जेड बोल देते हैं। इसलिए क्योंकि ये अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट होते हैं, मध्य का और बहुलक यानी मीडियन और मोड, इसलिए इनको बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। बाकी मैथमेटिकल एवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं, कमर्शियल एवरेज को भी कैलकुलेट किया जाता है। आई थिंक आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, व्हाट आर दी रिक्विजिट्स ऑफ ए गुड एवरेज, यानी आइडल एवरेज की बातें कर रहा है कि एक अच्छे औसत की क्या आवश्यकताएं होती है, या यूँ कहें एक अच्छे औसत में क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है जिसको हम आइडल मीन कह सकते हैं। ए गुड एवरेज शुड बी इजी टू कैलकुलेट, यानी जिसे सरलता से निकाला जा सके या मापा जा सके या ज्ञात किया जा सके, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, जिसको आसानी से समझा जा सके और जिसकी व्याख्या इजीली की जा सके। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सभी आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए, यानी हमारा जो डेटा सेट होता है उस डेटा सेट की सभी वैल्यूज पे डिपेंड होना चाहिए एक अच्छा एवरेज, अच्छा मीन भी कह सकते हैं इसको, गुड मीन। ठीक है। अच्छा, मध्य का क्या होती है, मध्य का सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करती नहीं, इसलिए हम बात करेंगे आगे कि मध्य का अच्छा मीन क्यों नहीं है। नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज, चरम मानों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, हालांकि ये तो गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अलाउ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, और गणितीय विश्लेषण में क्या होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन, अंक गणितीय माध्य क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, समानांतर माध्य भी कहते हैं, समांतर माध्य भी, इसको समानांतर नहीं सॉरी समांतर ही बोलते हैं। समांतर माध्य किसको कहते हैं, अंक गणित जिसका साइन x बार है। अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी अंगणितीय माध्य सभी प्रक्षेपणों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज, ये सबसे सामान्य रूप से यूज में लिया जाने वाला औसत है। इसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमारे पास वैल्यूज है 6, 5, 9, 1, 2, ये कितनी वैल्यू है, 5 वैल्यू है, तो इन सब के टोटल को हमने इनके नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया, 4 आ गया। तो जो नॉर्मली हम औसत की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, वो कौन सा एवरेज है, वो समांतर माध्य ही है, x बार ही है। यदि हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है तो हम इसको
सिग्मा एक्स अपॉन एन से फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि ये क्वेश्चन था। और यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो सबसे पहले हम इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और फ्रीक्वेंसी के टोटल से फिर इसको डिवाइड कर देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और जब वैल्यूज बड़ी बड़ी होती है तो हम अज्यूम्ड मीन से भी क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट करते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। राइट टू मेरिट ऑफ अर्थमेटिक मीन, यानी अंक गणितीय माध्य के 2 गुण बताइए या 2 गुण लिखिए। इट इज ए सिंपल टू कैलकुलेट एंड बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ द डेटा सेट। ये ज्ञात करने में सरल है और सभी आंकड़ों पर आधारित है, यानी जो भी हमारे डेटा है उन सब पर ये बेस्ड करता है। इट ऑल्सो अलाउज फर्दर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये गणितीय विश्लेषण की दृष्टि से भी उपयोगी है। हम इसका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट ज्ञात कर सकते हैं। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट कैसे, हम इसको इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये हमारे पास लास्ट वैल्यू कितनी दी हुई है 4, और यहाँ पे ये वैल्यू हमें गायब करके दे दी और इसकी जगह हमें दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो हम इस वैल्यू से या ये अपने इन बाकी चीज़ों को, यानी जो मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें इस तरीके की फैसिलिटी देता है। इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ये हमने अर्थमेटिक मीन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी या उसके 2 अच्छे गुण देखे। बात करते हैं व्हाट इज मीडियन, यानी मध्य का क्या है। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू इन ए स्टोर्ड डेटाबेस, यानी मध्य का क्रमबद्ध आंकड़ों का मध्यमान होता है। इट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल हेवल्स एंड इट नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये आंकड़ों को या श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है और चरम मानों से प्रभावित नहीं होता है। यानी जब हम हमारे डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू है, तो हम जब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेते हैं तो जो सबसे बीच में आता है, जो सेंट्रल वैल्यू है, यानी जिसमें उसके बाद इधर भी बराबर हिस्सा बचता है और इधर भी बराबर हिस्सा बचता है, तो इस सेंट्रल वैल्यू को हम किस नाम से जानते हैं, मध्यिका के नाम से जानते हैं या मीडियन के नाम से जानते हैं। तो मध्यिका क्या हुआ, मीडियन वो वैल्यू है जो एक डेटाबेस श्रेणी को 2 बराबर इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। और फिर अगला क्या लिखा, इस पे एक्सट्रीम वैल्यूज का इम्पैक्ट नहीं आता। अब जैसे मान लो मध्य का ये है, यहाँ पर कोई वैल्यू 50 है, अगर मैं इस 50 को 90 भी कर दूं तो इस मध्यका पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिर भी यहीं लास्ट में आएगा। लास्ट में आएगा, चाहे यहाँ पे 50 हो, चाहे 150, चाहे 1500, कुछ भी हो, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सेंटर में यही रहेगा। वहीं इधर छोटी छोटी वैल्यू जैसे 5 थी, 5 को मैं 1 कर दूं तो भी इस पे कोई खास क्या फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, जो दोनों छोर पे होती है, उसका मध्य का पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये इसकी एक क्वालिटी है। बढ़ते आगे। डिफाइन मोड, बहुलक को परिभाषित कीजिए। मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डेटाबेस। बहुलक वह मान होता है जो आंकड़ों में सबसे अधिक बार आता है। इट इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन ए ग्रुप। ये सबसे सामान्य मान को ज्ञात करने में सहायक है। देखो समझो इस बात को। जैसे मान लो आप दुकान पे गए, आपने कहा भाई साहब शर्ट दिखाओ, ठीक है। उसने कहा कौन सा आएगा, आपने कहा एल साइज आएगी, यानी आपने कहा मेरे को 40 या 42। ये 2 साइज ऐसी है शर्ट के मामले में जो सबसे कॉमन है, मार्केट में लगभग मिल जाती है। वहीं आप शूज की जगह दुकान पे गए तो वहाँ ने कहा कि कितने नंबर, 7 या 8 नंबर। तो 7 और 8 नंबर एक ऐसे शूज की जोड़ी है या नंबर है जो कॉमनली मार्केट में सबके आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में सबकी साइज, मोस्टली साइज 40 और 42 है और इधर जूते के नंबर 7 और 8 है। तो दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना स्टॉक मंगवाएगा वो एल साइज या 7 या 8 नंबर का ही तो मंगवाएगा। बस इसी को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। यानी कि डेटाबेस में जो सबसे ज़्यादा बार, मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो डेटा आता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, बहुलक के नाम से जानते हैं। और ये कॉमन वैल्यू की बात करता है ग्रुप में। जैसे आपके पास इतना बड़ा डेटाबेस है, उसमें एक 12 नंबर ऐसा है जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है। 12 नंबर लगभग 15 टाइम रिपीट हुआ है। दैट मीन्स 12 अगर सबसे बाद ज़्यादा बार रिपीट हुआ है तो 12 क्या है, उस डेटाबेस का बहुलक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बहुलक का अर्थ क्या होता है। ये तो है डेफिनेशन ऑफ बहुलक, यानी डेफिनेशन ऑफ मोड। तब तो आपको ये डिफाइन करना है। और आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाई मोड, तब आप इसके साथ साथ एक वर्ड और जोड़ोगे कि इसका मतलब क्या होता है, रिवाज या फैशन। फैशन को हम किस नाम से जानते हैं, मोड के नाम से जानते हैं। और मोड वर्ड कहाँ से लिया हुआ है, ये फ्रेंच वर्ड है और फ्रांस का ला मोड, ला
मोड जो वर्ड है इससे इसको लिया गया है। तो एग्ज़ाम में आपके लिए ये तो इम्पोर्टेंट है, ये साथ में ये दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपसे छोटा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बहुलक वर्ड कहाँ से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है और बहुलक का मीनिंग क्या होता है? यानी कि इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें यानी इसके शब्द का क्या अर्थ है, उसका मतलब होता है रिवाज या फैशन। और इधर मैंने बहुलक का क्या दिया है आपको, फॉर्मूला दिया है कि ये बहुलक का फॉर्मूला है जिसमें z इक्वल टू L1 F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो इससे रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी और आपसे उसका न्यूमेरिकली आंसर करवाया जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस का आप शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन? मध्य का माध्य और बहुलक के मध्य क्या संबंध होता है? इसको मैं मेरी तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आने की संभावना है और आ जाए आपका ए पार्ट में भी, इसकी भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि छोटा सा इसका आंसर होता है। अब देखो, जब हमारे पास मीन मोड मीडियन तीनों है तो इन तीनों में रिलेशनशिप किस बात का होता है, किस तरह का होता है? तो इसमें रिलेशन होता है कि जो बहुलक है वो 3 मीडियन यानी कि 3m माइनस 2x बार, यानी कि एक्स बार को हम डबल कर ले और मीडियन को हम 3 गुना कर ले, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको हम किस नाम से जानेंगे? मोड के नाम से जानेंगे। यानी कि अगर हम इन तीनों के रिलेशनशिप बताएं तो इसका रिलेशनशिप इस तरीके से निकल के आता है कि 3 गुना हो जाएगी मध्य का और 2 गुना हो जाएगा समांतर माध्य। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा हमारा मोड यानी बहुलक। तो 3m माइनस 2x बार, आप इसको रट लो। इसी से फिर ये दो क्वेश्चन, ये दो और बना सकते हो आप। यानी कि यदि आपको ये मालूम है और आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, एक्स बार, तो एक्स बार को आपने उधर रखा तो जेड में से जब ये 3m इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है? और 2 इसके अपॉन में आ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स बार, यानी कि जेड माइनस 3m अपॉन 2। तो इससे आप एक्स बार निकालोगे। यदि आपको मीडियन निकालनी है तो आप क्या करोगे, मीडियन आपका इधर आ जाएगा 3 मीन, ठीक है? ये 2x बार इधर आएगा तो ये जेड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x बार और ये m का 3 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप x बार प्लस 2z अपॉन 3 से भी क्या कर लेते हो, मीडियन फाइंड आउट कर लेते हो। जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि z बराबर 3m माइनस 2x बार, ये रिलेशनशिप है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा किस तरीके का, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। आपको क्या दिया हुआ होगा, आपको दिया होगा इफ x बार इज इक्वल टू 20, मीन यानी मीडियन इज इक्वल टू 22, देन z फाइंड आउट करो। यानी कि आपको समांतर माध्य दिया हुआ है 20, मध्य का आपको दी हुई है 22 और आपसे क्या पूछा है, बहुलक ज्ञात करो। तो अपना फॉर्मूला z बराबर 3m माइनस 2x बार। तो m कितना है 22, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस x बार कितना है 20, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 66 माइनस 40, तो आपके पास बहुलक कितना आ गया, 26 आ गया। यानी कि आपके पास जो मोड है वो आपका आंसर हो गया 26। तो ये किस में आ सकता है, ये आपका पार्ट बी में आ सकता है। और इसी क्वेश्चन को वो कैसे दे सकता है कि x बार आपका 20 है, z आपका 26 है, फाइंड आउट करो मीडियन, मध्य का ज्ञात करो, बस ये चीज़ है। तो आपको कोई भी दो वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करवाई जाएगी। आपको जहन में ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इन तीनों के रिलेशनशिप को बताता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन? गुणोत्तर माध्य क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n वैल्यूज, अर्थात गुणोत्तर माध्य n मानों के गुणनफलों का nवां मूल है। यानी यदि आपके पास दो वैल्यू दी हुई है, आपका इनसे ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, तो इन दोनों के गुणा का ये क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा, यानी कि इसका रूट हो जाएगा। और वहीं यदि आपके पास तीन वैल्यू है 20, 30, 42, 45, इसका आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करके इन तीनों का क्यूब रूट आप निकालोगे तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। यदि वैल्यू 4 है तो वो चौथी वैल्यू भी इसमें ऐड करके आप यहाँ पे उसका क्या कर लोगे, 4 कर लोगे। 5 है तो इसका 5 कर लोगे, सिंपल सी बात है। यह कहाँ काम आता है, इट इज़ यूजफुल इन रेशियोज, परसेंटेज एंड ग्रोथ रेट एनालिसिस। यानी कि जब हम प्राइस इंडेक्स की ऋण की बात करते हैं, ग्रोथ रेट एनालिसिस की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं, परसेंटेज की बात करते हैं, तो वहाँ हम यूज में लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन। द ज्योमेट्रिक मीन इज द रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए डेटा सीरीज टाइम्स एंड नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सीरीज। यानी गुणोत्तर माध्य किसी समग्र श्रेणी के गुणनफल का वह मूल होता है जितनी उस श्रेणी में इकाई है। 2 है तो 2 का
मूल हो जाएगा, 3 है तो 3 का मूल हो जाएगा, 4 है तो 4 का मूल हो जाएगा। एग्ज़ाम में आपसे यदि थ्योरी पूछेंगे तो डेफिनेशन पूछेगा, और यदि न्यूमेरिकल पूछा तो आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि 3 और 27 का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करो। तो बस सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला रखना है। 3 वैल्यू दी हुई तो 3 रखना है, 4 वैल्यू दी हुई तो 4 रखना है। तो आपको यहाँ पर 2 वैल्यू से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। यदि पूछा जाता है तो भी कोई इश्यू नहीं, कैलकुलेटर अलाउ होता है बीकॉम के एग्जाम में, आप लेके जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्मोनिक मीन? हरात्मक माध्य क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि क्वेश्चन आता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत प्यारा है। कई तरह की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहाँ पर डायरेक्ट हार्मोनिक मीन से क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि बच्चों को पता नहीं होता कि ये क्वेश्चन हार्मोनिक मीन का है। किस तरीके का क्वेश्चन होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। हार्मोनिक मीन क्या होता है? द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए डेटा सीरीज बाय द सम ऑफ द देयर इनवर्स इज कॉल्ड दी हार्मोनिक मीन। नहीं समझ में आया? किसी समंक माला के मूल्य की संख्या में उनके व्युत्क्रमों यानी रेसिप्रोकल्स के योग का भाग देने पर जो मूल्य ज्ञात होता है वही हरात्मक माध्य है। इसका जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होता है वो किस में होता है? एवरेज स्पीड में। यानी कि आपकी जो बाइक है, आपकी जो गाड़ी है, उसका जो स्पीड वाला मीटर है, उसमें जो एवरेज स्पीड हम फाइंड आउट करते हैं उस वो कौन से मीन से फाइंड आउट होती है? हार्मोनिक मीन से फाइंड आउट होती है। किस तरीके का इसका क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? ए कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यानी कि एक कार है, 120 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने तय करती है। जाते टाइम वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गई और आते टाइम पर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आई। अब आपसे पूछा है कि उसकी एवरेज स्पीड बताओ क्या है। अब इसमें क्या करते हैं, ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बीकॉम लेवल के एग्जाम हो, बच्चे क्या करते हैं, एक स्पीड तो ये रही और एक स्पीड ये रही, दोनों स्पीड को क्या करेंगे, टोटल करेंगे और दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं, चलो आपका क्वेश्चन आपने 50 किलोमीटर किया और बहुत कॉन्फिडेंस से किया। अब देखो जाते टाइम पर वह जाते टाइम पर वह कितने किलोमीटर की स्पीड से गई? 40 किलोमीटर की स्पीड से। तो जाते टाइम पर भी वह 120 किलोमीटर जाएगी और रिटर्न भी वह 120 किलोमीटर से आएगी। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 240। क्लियर? 240। अब हम बात करें एवरेज स्पीड हमारी कितनी आई? 50। तो 50 को हम इससे फाइंड आउट करें तो कैसे? 120 किलोमीटर को अगर आप तय करते हो और 40 किलोमीटर की स्पीड से जाते हो तो आपको कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। यानी 4 3 12, 120 किलोमीटर चले जाओगे। यदि आप 60 किलोमीटर से जाते हो तो 120 किलोमीटर में कितने लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। तो टोटल कितने घंटे लगे? आपके 5 घंटे लगे। आपकी एवरेज स्पीड कितनी है? 50। 50 को आपने एवरेज को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो कितने किलोमीटर चल गए आप? 250 किलोमीटर चल गए, यानी 250 किलोमीटर, जबकि एक्चुअली में डिस्टेंस कितनी है? 240 ही है। तो ये तो गड़बड़ हो गई। यानी आपने कहा कि हम 50 की स्पीड से गए एवरेज स्पीड से और आपको टाइम कितना लगा? 5 घंटा। तो आप एवरेज को यदि टोटल से यानी वैल्यूज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आनी चाहिए, जो कि गलत आ रही है। तो जब भी एवरेज स्पीड की बात की जाती है वहाँ पे हार्मोनिक मीन ही यूज में लिया जाता है। कैसे काम करेगा? यानी एन यानी कितना अपने पास वैल्यू है, 2 तरीके की वैल्यू है। तो एक्स 1/x1 और 1/x2, यानी इन दोनों का रेसिप्रोकल हम करेंगे। तो 2 को 2/1/40 प्लस 1/60। क्लियर? इसको हम आगे एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/5/120 और फिर 120 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी आएगी? 48। अब हमें कितने घंटे लगे थे? हमें 5 घंटे लगे थे। 5 घंटे लगे थे तो देखते देखिए 240 आ रहा है क्या? तो 8 5 40, हाथ की 4, 5 चौक 20, 20 और 4 24, ये लो आ गई। यानी हमारी एवरेज स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर है। तो जब भी एवरेज स्पीड की बात हो, दिमाग में बिठा लो बात को, हमें कौन सा मीन फाइंड आउट करना है? हमें हार्मोनिक मीन ही फाइंड आउट करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है और बीकॉम में अब क्योंकि आपका पेपर पैटर्न ए बी सी 3 सेक्शन में है, छोटे बड़े और उससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। यदि पेपर सेटर अच्छा होगा या पेपर सेटर वाकई में स्टेटिस्टिक्स को ठीक से अगर देख रहा है तो उसके माइंड में, जहन में इस तरीके के क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे और आपकी एग्जाम में आपकी धुआं धुआं भी कर देंगे। इसलिए हमें तो तैयार रहना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच एवरेज इज लीस्ट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज?
कौन सा औसत है जो चरम मानों से सबसे कम प्रभावित होता है? अभी हमने कहा कि एक मीडियन हमने फाइंड आउट करी, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद यहाँ पे हमारी मीडियन आ गई। यहाँ पर 50 थी, अगर 50 का 90 भी हो जाए तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अब भी बीच में ही रहेगी। यहाँ पर 2 का यदि 1 हो जाए तो भी इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अब भी क्या रहेगी, बीच में ही रहेगी। इसका मतलब सबसे कम प्रभावित होने वाला या यूँ कहें प्रभावित न होने वाला, अप्रभावित रहने वाला मीडियन कौन है? सॉरी, मीन कौन-सा है? मीडियन है। और सबसे कम प्रभावित की बात करें यानी न्यूनतम प्रभावित की बात करें तब आ जाएगा बहुलक। तो इस क्वेश्चन में यदि आप बहुलक भी आंसर करते हो और उसका एग्जाम्पल भी देते हो तो आपका क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे कम प्रभावित होने वाला, ना कि ये नहीं पूछा अप्रभावित रहने वाला। मीडियन अप्रभावित रहती है। मीडियन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी मध्य का चरम मानों से सबसे कम प्रभावित होती है। इट गिव्स ए बेटर सेंट्रल वैल्यू व्हेन डेटा इज स्क्वेयर्ड, यानी यह विकृत आंकड़ों में बेहतर केंद्रीय मान प्रदान करती है, यानी कि इस तरीके के होते हैं, तो ये एकदम हमेशा कहाँ रहती है? ये सेंटर में रहती है, यानी जब हमारा सिमेट्रिकल और इसिमेट्रिकल जब हम शेप बनाते हैं तो ये सेंटर में रहती है। अब इस यूनिट से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है? एक्सप्लेन वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों को उनके गुणों और दोषों के साथ समझाओ। डिफाइन अर्थमेटिक मीन, एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस, अंक गणितीय माध्य को परिभाषित कीजिए, इसके गुणों, लाभों और सीमाओं को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरी के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीडियन, मध्य का क्या है? एक्सप्लेन द कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज विद एग्जांपल्स, विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं में मध्यका की गणना को उदाहरण सहित समझाओ। व्हाट इज मॉड, बहुलक क्या है? डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ लोकेटिंग मॉड इन इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, व्यक्तिगत, खंडित और सतत श्रृंखला में बहुलक ज्ञात करने की विधियों को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड, मध्य का मध्य और बहुलक में अंतर बताइए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग देम इन स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन, विकृत वितरण के बीच इनके संबंधों को समझाइए। यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा कि आपको इस यूनिट से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो। लास्ट ईयर यहाँ से क्या पूछा गया था? कैलकुलेट अर्थमेटिक एवरेज, मीडियन एंड मॉड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो, यानी कि आपको कुछ डेटा दिए हुए हैं, आपको इनकम दी हुई है, नंबर ऑफ वर्कर दी हुई है, यानी कि एक्स दिया हुआ है और आपको फ्रिक्वेंसी दी हुई है, और इसी से ही आपसे क्या पूछा है? एक्स बार भी पूछ लिया, इसी से आपसे मीडियन पूछ लिया और इसी से आपसे बहुलक पूछ लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को, क्योंकि इस यूनिट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। लास्ट ईयर जो बीकॉम सेमेस्टर सेकंड है उसका सिलेबस बड़ा था, तो उसमें प्राइस इंडेक्स और बहुत सारे क्वेश्चन आते थे। अब आपका सिलेबस कम है, तो इस यूनिट में सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड के हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्पर्शन, यानी प्रसरण क्या है? विस्तार या अपकिरण के मापों में ये आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्पर्शन। देखो अभी हमने बात करी थी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। हमने कहा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एमसीटी वो मेजर होता है जो ये बताता है कि उसके आसपास बाकी जो समंग श्रेणी है, यानी कि जो डेटा सीरीज है उसके डेटा उसके आसपास जमाव करते हैं। अब जो डेटा बचे हुए हैं, देखो ये डेटा बचे हुए हैं, तो डिस्पर्सन ये बताता है कि ये जो समंग श्रेणी की यानी डेटा सीरीज की जो डेटा है वो अपनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी दूरी पर है, उनकी एवरेज डिस्टेंस क्या है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से। इसको हम किससे जानते हैं? इसको हम डिस्पर्सन के थ्रू जानते हैं, यानी कि हमने अभी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट कर लिया, तो बाकी जो डेटा बच गए सीरीज में वह मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कितना एवरेज डिस्टेंस पे है, उनकी औसत दूरी क्या है, उसको हम जानते हैं डिस्पर्सन में। फ्रॉम विच इट इज नोन दैट एट व्हाट एवरेज डिस्टेंस एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर फार फ्रॉम इट्स मीन, यानी जिससे यह ज्ञात होता है कि श्रेणी के विभिन्न मान उसके माध्य से, यानी माध्य का मतलब है उसके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी औसत दूरी पर है, अर्थात उनका प्रकीर्णन या फैलाव क्या है। व्हाट इज देयर स्कैटरिंग एंड डिस्पर्सन, सेंट्रल टेंडेंसी से बाकी जो डेटा बच गए वो कितनी दूरी पर है, वो एवरेज डिस्टेंस या एवरेज जो फैलाव है उसको हम प्रसरण कहते हैं।
अब देखो प्रसरण को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आपके इस यूनिट का मैंने एसेंस तैयार कर दिया है कि इस यूनिट में आप एक्चुअली पढ़ते क्या हो। ये उस इस यूनिट का क्या है, ये सार है। देखो डिस्पर्शन फाइंड आउट करने की 3 मेथड होती है, मेथड्स ऑफ लिमिट्स, मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशंस और ग्राफिक मेथड्स। मेथड ऑफ लिमिट्स में हम देखते हैं रेंज को यानी विस्तार को, इंटर क्वार्टाइल रेंज को यानी अर्थ अंतर चतुर्थक विस्तार को, और परसेंटाइल रेंज यानी शतमक विस्तार को। माध्य विचलन रीतियों में या यूं कहे एवरेज डेविएशन में हम क्वार्टाइल डेविएशन जिसको क्यूडी के नाम से जानते हैं यानी चतुर्थक विचलन, मीन डेविएशन जिसको हम एमडी के नाम से जानते हैं या फिर इसका सिंबल ऐसा होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको परमाप विचलन कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। तो ये हम इससे जानते हैं। और इसके अलावा अगर हम ग्राफिकल मेथड की बात करें तो लोरेंज कर्व या लोरेंज वक्र विधि है जिससे हम डिस्पर्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो यदि हम सीरीज के हाईएस्ट से लोएस्ट को माइनस कर देंगे यानी लोएस्ट से स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे, जो सबसे आखिरी में है और उससे सबसे पहले में है उन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो जो अंतर आएगा उसको हम विस्तार कहेंगे। इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी कि Q3 में से हम अगर Q1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल आ जाएगा, और P19 में से यदि हम P10 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास शतमक विस्तार आ जाएगा। और मैं यहाँ पे क्योंकि ये न्यूमेरिकल पेपर है, न्यूमेरिकल पेपर को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता एक ही क्लास में, तो एक लंबी क्लास हो जाएगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप बुक में से ज़रूर इससे चैप्टर को ज़रूर क्लियर करें। अब बात कर रहा है नेम दी एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी प्रसरण के निरपेक्ष मापों के नाम बताइए। तो कुछ इसके एब्सोल्यूट डिस्पर्सन एब्सोल्यूट मेजर्स में नाम आते हैं रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी ह्रास, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन और मानक विचलन। ये इसके क्या है एब्सोल्यूट मेजर्स, और जब इनका कोएफिशिएंट निकाल लेंगे तो वो इनके क्या बन जाएंगे, वो इनके रिलेटिव मेजर बन जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है प्रसरण के सापेक्ष मापों के नाम बताइए यानी कि रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो जब हम उनका क्या निकालेंगे कोएफिशिएंट यानी कि ह्रास गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन यानी चतुर्थक विचलन गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन यानी माध्य विचलन गुणांक, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी परिवर्तन गुणांक या परमाप विचलन भी आता है एक परमाप विचलन का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कहने का मतलब जब हम इनको डायरेक्ट बताते हैं तब तो ये क्या है, ये एब्सोल्यूट है, और जब हम इनका कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं तब ये क्या हो जाते हैं, सापेक्ष हो जाते हैं यानी कि तुलनीयता इसमें आ जाती है। हम इन्हें एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, फिर कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये रिलेटिव बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन रेंज एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन यानी प्रसरण के माप के रूप में परास को परिभाषित कीजिए। परास क्या है, range is difference between the highest and lowest value in a data set. It is the simplest measure of dispersion यानी परास के आंकड़ों में सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के बीच का अंतर क्या कहलाता है, परास कहलाता है यानी विस्तार कहलाता है, और ये प्रसरण का सबसे सरल माप है यानी कि रेंज इज इक्वल टू ये एच आएगा, हाईएस्ट आएगा, मैंने इसको लोएस्ट कर दिया ना, ये हाईएस्ट आएगा, हाईएस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि हाईएस्ट वैल्यू में से यदि आप स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करोगे तो आपके जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रेंज कहेंगे। यानी हम ये कहेंगे कि हमारी रेंज कहाँ से है कहाँ तक, यानी हाईएस्ट अगर अपनी 90 है और लोएस्ट अपनी 10 है तो हम कहेंगे कि हमारे डेटा की जो रेंज है वो कितनी है, 80 है। यानी जहाँ से शुरू और जहाँ पे जा रहा है उनके बीच में हमारे डेटा है पूरे के पूरे 80, उसका विस्तार है। ये सबसे सरल और सबसे सिंपल डिस्पर्शन का मेजर है जिसको हम रेंज के नाम से जानते हैं। फिर आता है व्हाट इज क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन क्या होता है। देखो चतुर्थक विचलन जानने से पहले ये जानो कि क्वार्टाइल बोलते किसको है। देखो ये हमारे पास अपनी डेटा सीरीज है, इस डेटा सीरीज को यदि हम दो टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो ये अपनी मीडियन करती है जिसका बराबर टुकड़ा ये भी होता है, एक हिस्सा ये हो गया और एक हिस्सा ये हो गया। ये हमारी कौन करती है, मीन करती है यानी कि मीडियन करती है। और यदि मैं अब इसकी 4 हिस्से करने चाहूँ तो 4 हिस्से करूँगा तो एक कट यहाँ पे लगेगा और एक कट यहाँ पे लगेगा और एक कट यहाँ लगेगा। तो एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, यानी कि ये फर्स्ट क्वार्टाइल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो इससे बता रहा हूँ। और इसमें क्यों क्या कहाँ कहाँ पे आएगा, मैंने इस यहाँ पे एक सेकंड कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, ये इसके हमने कितने हिस्से कर दिए, हमने इसके 4 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया,
एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि हम इसको 25-25% में हमने डिवाइड कर दिया। तो हमने इसके कितने कट लगाए? आप कहोगे एक कट तो ये लगाया, एक कट हमने ये लगाया और एक कट हमने ये लगाया। इसको हम Q1 बोलेंगे, इसको Q2 बोलेंगे और इसको हम Q3 बोलेंगे। तो जो Q2 है वो तो किसके इक्वल होता है? वो तो मीडियन के इक्वल होता है, यानी मध्यका के इक्वल होता है। अब हम बात करेंगे Q1 की और Q3 की। तो इन क्यूज को, यानी कि इन क्वार्टाइल को तो हम, यानी जो 25% हिस्सा हुआ है, इसको तो हम बोलेंगे क्वार्टाइल यानी चतुर्थक। जो एक श्रेणी को 4 हिस्सों में बांटता है उसको हम चतुर्थक कहेंगे। और इन चतुर्थकों के बीच में जो वेरिएंस आ रहा है उसको हम चतुर्थक विचलन कहेंगे, यानी कि Q3 से Q1 के बीच में जो रेंज है, जो विस्तार है, उसको हम चतुर्थक विचलन कहते हैं। यानी चतुर्थक विचलन तृतीय चतुर्थक और प्रथम चतुर्थक के अंतर का आधा होता है। यहाँ से यहाँ को तो अंतर चतुर्थक कहते हैं, अंतर चतुर्थक। यानी Q3 माइनस Q1 को हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, अंतर चतुर्थक विस्तार, इंटर क्वार्टाइल रेंज। और जब इसका हम आधा कर देते हैं तब ये हमारा बन जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्या बन जाता है? क्वार्टाइल डेविएशन बन जाता है। यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन इज हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। और थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल का जो रेंज होता है उसको इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। और इंटर क्वार्टाइल रेंज को यदि आप आधा कर देते हो तो आपके पास आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से ही आप प्रॉपर ढंग से समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे बहुत छोटा सा पार्ट आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि इन सब की अगर मैं बताना चाहूँ तो सबकी अपने आप में एक क्लास हो सकती है। अब आते हैं बात मीन डेविएशन की। माध्य विचलन क्या है? समंक माला के किसी सांख्यिकीय माध्य से निकाले गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का समांतर माध्य उनका माध्य विचलन कहलाता है। देखो इसको समझो, हमारे पास एक डेटा सीरीज है, हमने उसका क्या लिया, कोई भी एक्स बार या उसका मीडियन या फिर उसका बहुलक, कुछ भी हमने उससे क्या किया, उससे हमने उसका वेरियांस लिए, विचलन लिए। यानी कि जैसे मान लो ये एक्स बार से हमने फाइंड आउट किया, तो वैल्यूज में से हमने एक्स बार, यानी कि जो हमारा एक्स माइनस एक्स बार, गलत कर, हाँ सही है, वैल्यूज में से हमने उसका समांतर माध्य निकाला तो क्या है, मेरे पास अंतर आया, यानी कि विचलन आए। और मैं इस पे दो लाइनें खड़ी करता हूँ, इसका मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव को मुझे क्या करना है, अवॉइड करना है। तो जब ये विचलन आएंगे, इन विचलन का मुझे क्या करना है, टोटल करना है और उसको उनकी वैल्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तब मेरे पास क्या आ जाएगा, माध्य विचलन आ जाएगा। यदि मैं मध्य का से निकालता हूँ यानी मीडियन से निकालता हूँ तो ये मीडियन को इसमें माइनस करके उसका टोटल करके एन से डिवाइड कर दूंगा। और यदि जेड से निकालता हूँ तो जेड से टोटल करके एन से डिवाइड कर दूंगा। अर्थात द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम ए स्टैटिकल मीन लाइक मीन मोड मीडियन ऑफ ए डेटा सीरीज इज कॉल्ड देयर मीन डेविएशन। यानी किसी भी डेटा सीरीज के हम उसके किसी भी स्टैटिकल मीन से लिए गए डेविएशन का एवरेज, लिए गए डेविएशन का एवरेज क्या कहा जाता है, माध्य विचलन कहा जाता है। यानी कि विचलन का मतलब समझो अंतर है, विचलन का मतलब क्या है, अंतर है। एक्स में से आपने एक्स बार माइनस किया या एक्स में से एम माइनस किया या एक्स में से जेड माइनस किया, ये आपने माइनस किया तो आपके पास क्या है, डेविएशन। इन डेविएशन का आपने क्या किया, टोटल, और उसका क्या निकाल लिया आपने, एवरेज, औसत। इस एवरेज का नाम क्या है, माध्य विचलन है। यानी माध्यों से लिए गए विचलनों का माध्य माध्य विचलन कहा जाता है। इसका फॉर्मूला जरूर माइंड में रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप आराम से इसको कर पाओगे। अब बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा अलग है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किसी समंक श्रेणी के समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के योग का माध्य या औसत का वर्गमूल परिमाप विचलन कहा जाता है। देखो कितनी थोड़ा सा बढ़ गया इसमें। अब तक हम क्या कर रहे थे, एक्स में से एक्स बार माइनस किया, उसका हमने क्या किया, टोटल किया और उसका हमने क्या निकाल लिया, एवरेज। ये तो हमारा क्या बन गया, मीन डेविएशन। अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को छोड़ते हैं तो ये हमारे स्टैटिकल को क्या करता है, गड़बड़ करता है। यानी कि कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उठाता है कि हमने इन दोनों को अवॉइड किया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अवॉइड नहीं करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को भी रखेंगे और पॉजिटिव वैल्यू को भी रखेंगे। नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव, और पॉजिटिव को ऑलरेडी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वह क्या रहेगी, पॉजिटिव। अब हमने इनको क्या कर दिया, एक बार यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वापस इनको नीचे वापस रीसेट करेंगे तो इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, रूट निकालना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, प्लस माइनस का झंझट खत्म करने के लिए हम एक बार उनसे मल्टीप्लाई करवाते हैं और लास्ट में उनका वापस क्या निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं। इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि मीन डेविएशन तीनों से निकाला जा सकता है, एक्स बार से भी, मीन से भी और मोड से भी, बट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है केवल और केवल एक्स बार से। तो एक्स बार से किसी समंग श्रेणी की हमने क्या निकाली है, हमने डेविएशन निकाली है। फिर उन डेविएशन का हमने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। फिर उन डेविएशन का स्क्वायर का हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। टोटल करने के बाद उनका क्या निकाल लिया हमने, एवरेज। और एवरेज निकालने के बाद हमने उनका क्या कर लिया, रूट कर लिया। इसको हम क्या कहेंगे, परमाप विचलन कहेंगे। यही हमारी डेफिनेशन है कि समांतर माध्य से निकाले गए विचलनों के वर्गों के योग का माध्य या औसत का वर्गमूल परमाप विचलन कहलाता है। यानी द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन और एवरेज ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टेटिस्टिक्स इतनी आसान नहीं है कि आप इसको क्वेश्चन के माध्यम से पूरी समझ पाओ। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक गेस क्वेश्चंस दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है एग्जाम में, इन्हीं में से कुछ आपको देखने का मिलेगा। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि बुक से या जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे आप इसको डिटेल में स्टडी करो, अभी आपके पास टाइम पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्क्वेयरनेस, विषमता को परिभाषित कीजिए। विषमता क्या है, देखो हमारी जो समंग श्रेणी होती है, यानी जो डेटा सीरीज होती है, वो पहले डेटा बढ़ते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और फिर वापस डिक्रीज होते हैं। तो उनसे एक कर्व बनता है, क्या बनता है, कर्व। तो ये कर्व यदि जिस क्रम में हमारी सीरीज बढ़ती है और उसी क्रम में फिर डिक्रीज हो जाती है, तो इन दोनों में क्या नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। तो इन दोनों में यदि अंतर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वेनेस कहते हैं, यानी विषमता कहते हैं। यानी ये क्या बताती है कि विषमता किसी समंग श्रेणी में सममितता का अभाव कहलाती है, यानी कि सिमेट्री। स्क्वेनेस मीन्स द लेक ऑफ सिमेट्री इन द डेटा सीरीज। सिमेट्री का मतलब जिस रेंज में वो बढ़ती है, क्या उसी ऑर्डर में वह डिक्रीज हो रही है क्या। दैट इज if the frequency distribution of a data series does not decrease in the same order in which it increase, then it is called asymmetric or skewed। अर्थात इसका मतलब हुआ कि समंग श्रेणी का आवर्ती वितरण चित्र या आवर्ती वितरण वक्र जिस क्रम में बढ़ता है वापस उसी क्रम में यदि नहीं घटता है तो उसे हम असममित या विषमता के नाम से जानते हैं। कैसी होती है, ये तीन तरीके की होती है। यदि जिस रेंज में या जिस हिसाब से हमारी श्रेणी बढ़ी उसी हिसाब से यदि डिक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है और इसमें कोई तरह की विषमता नहीं है। तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे मीन, मोड, मीडियन तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि एक्स बार, एम और जेड तीनों बराबर होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं। और कई बार ये इस तरीके से होती है पॉजिटिव स्लोप की, ऐसे बढ़ती है और एक साथ डिक्रीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, एक्स बार ज़्यादा होता है, मीन उससे कम होता है और जेड उससे भी कम होता है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव स्क्वेड, पॉजिटिव स्क्वीनेस बोलते हैं। और कई बार ये इस तरीके से इंक्रीज होती है और ये फिर इस तरीके से डिक्रीज होती है। इसमें एक्स बार सबसे कम होता है, एम उससे ज़्यादा होता है और जेड उससे भी ज़्यादा होता है। इसको नेगेटिव स्क्वीनेस कहते हैं। तो स्क्वीनेस कितनी तरह की हुई, स्क्वीनेस 3 तरीके की हुई देखा जाए तो। एक तो 0, एक हुई पॉजिटिव और एक हुई नेगेटिव। तो आपसे अगर नेगेटिव का पॉजिटिव का पूछे तो ये पूछा जाएगा कि नेगेटिव में इनकी सिचुएशन कैसी होती है और पॉजिटिव में इनकी सिचुएशन कैसी होती है। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे कि यानी जो बेल शेप आइकन है, हमारा जो कर्व है, उसमें जिस रेंज में हमारे डेटा इंक्रीज होते हैं क्या उसी रेंज में डिक्रीज हो रहे हैं। इस चीज़ को बताने वाली जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विषमता या स्क्वीनेस कहते हैं। अब बात करते हैं कर्टोसिस की। कर्टोसिस को हिंदी में बोलते हैं ककूदता, ककुदता या पृथु शीर्षत्व है। हिंदी के जो ये जो आपकी स्टेटिस्टिक्स है इसके हिंदी की वर्ड बहुत टिपिकल है, इसलिए कोशिश करो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ा जाए इनको। व्हाट इज कर्टोसिस, यानी कर्टोसिस क्या होता है। अब देखो हमने अभी क्या बनाया, हमने अभी ये बेल शेप बनाया। तो ये बेल शेप बना तो ये कितना नुकीला है या कितना चपटा है या कितना ये मीडियम रेंज का है। तो इसका जो चपटापन हम जब जानना चाहते हैं तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसका
कर्टोसिस फाइंड आउट करते हैं। तो कर्टोसिस क्या होता है? आवर्ती बंटन की वह विशेषता जिसके द्वारा आवर्ती बंटन की शीर्षत्व की प्रकृति वह नुकीला है या चपटा है का आभास होता है, उसको हम पृथ्वी शीर्षत्व या ककुदता कहते हैं या ककुदता कहलाती है। The characteristics of frequency distribution by which the nature of vertex of frequency distribution is indicated is called कर्टोसिस। यानी कि कर्टोसिस वो है जिससे हमें किसी आवर्ती वितरण वक्र के जो फ्रीक्वेंसी वक्र है उसके चपटेपन का पता चलता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्टोसिस के नाम से जानते हैं। ये 3 तरीके का होता है। एक तो होता है लेप्टोकर्टिक यानी कि सबसे ज़्यादा नुकीला, एक होता है मेसोकर्टिक यानी मध्यम नुकीला, और एक होता है प्लेटिकर्टिक यानी चपटा एकदम समतल होता है, इस तरीके का। ये तो हो गया प्लेटोक्रिटिक यानी चपटा, ये हो गया मध्यक्रिटिक और ये हो गया सबसे नुकीला यानी लेप्टोक्रिटिक। तो 3 तरीके के इसके टाइप होते हैं। ये तीनों ही आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेके आ सकते हैं। आपसे या तो कर्टोसिस का पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इन सब की डेफिनेशन। लेकिन बीकॉम के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड नहीं रहा हुआ है। छोटे-छोटे क्वेश्चन आते हैं, आसान से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं देख लेते हैं। व्हाट इज डिस्पर्सन यानी प्रसरण क्या है? एक्सप्लेन डिफरेंट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन विथ मेरिट एंड डिमेरिट। प्रसरण के विभिन्न निरपेक्ष और सापेक्ष मापों को उनके गुणों और दोषों सहित समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक विचलन या परमाप विचलन को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाओं में से इसे निकालने की विधियों को समझाइए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। परिवर्तन गुणांक या प्रसरण गुणांक क्या है? हाउ इज इट यूजफुल इन कंपेयरिंग कंसिस्टेंसी बिटवीन टू सीरीज। यह दो श्रृंखलाओं के बीच संगति की तुलना करने में कैसे सहायक है? लास्ट ईयर इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था। उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको दो अलग अलग डेटा दिए गए थे और आपसे उनसे तुलना करवाई थी। इसका मतलब आपसे क्या पूछा गया था? उसमें इनडायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा गया था। फिर है व्हाट इज स्क्वीनेस यानी विकृति या विषमता क्या है? विषमता क्या है? एक्सप्लेन टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग स्क्वीनेस विद एग्जांपल्स। इसके प्रकारों और मापन की विधियों को उदाहरण के साथ समझाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कर्टोसिस यानी पृथ्वी शीर्षत्व या कर्टोसिस को परिभाषित कीजिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कर्टोसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। आरेख की सहायता से कर्टोसिस के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। जो अभी हमने कहा, एक चपटा होता है, एक मध्यम होता है और एक नुकीला होता है। लेप्टोकर्टिक, मिसोकर्टिक और प्लेटकर्टिक। प्रिपेयर ए न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। इस यूनिट से अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का और मीन डेविएशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आप प्रिपेयर करें। इसके अलावा शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ डिस्पर्सन, जैसे आपको क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है, रेंज कैसे फाइंड आउट करना है, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है, आपको परसेंटाइल कैसे फाइंड आउट करना है, ये सारे आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकली तौर पे मिल सकते हैं। इसलिए जो डिस्पर्सन है उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करो और स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करो। और लास्ट यूनिट दैट इज फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट से बनने वाले क्वेश्चंस और फोर्थ यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? आपका कोरिलेशन है। दोस्तों एक बात का जरूर ध्यान रखो, आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। पिछली बार बीकॉम सेमेस्टर में ये सिलेबस बहुत ज़्यादा था और पेपर भी जब आप देखोगे तो बहुत टिपिकल पेपर था। इस बार टॉपिक कम है तो पेपर आसान सा ही आएगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कोरिलेशन यानी सहसंबंध क्या है? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ऐसा कैसा पूछा गया था। सहसंबंध क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्टैटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। यानी सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों के बीच सांख्यिकीय संबंध को दर्शाता है। इट शोज द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मूवमेंट बिटवीन देम। ये उनके बीच की दिशा और ताकत को भी क्या करता है? दर्शाता है। जैसे मैंने कहा, एक तरफ है अपनी एग्रीकल्चर और एक तरफ है अपनी बरसात। तो बरसात एक अलग चर वेरिएबल है और एग्रीकल्चर एक अलग वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको कौन दिखाता है, या उस रिलेशन को, स्टैटिकल रिलेशन को हम किस नाम से जानेंगे? को रिलेशन। इसके अलावा मैंने कहा प्राइस है और डिमांड है। तो प्राइस में और डिमांड में रिलेशन होता है। इस रिलेशन को हम किससे बता सकते हैं? को रिलेशन से बता सकते हैं। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये हम आगे डिस्कस करते हैं।
अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोरिलेशन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, यानी दिशा के आधार पर सहसंबंध के प्रकार क्या है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेस ऑफ एट द बेस ऑफ डायरेक्शन। पहला है पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी बोथ वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो। यदि घटेंगे तो दोनों घटेंगे और बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे। तो ये कौन सी डायरेक्शन कही जाएगी? पॉजिटिव। नेगेटिव कोरिलेशन, वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि सकारात्मक सहसंबंध और नकारात्मक सहसंबंध। जैसे मैंने अभी कहा, प्राइस है और डिमांड है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड अपनी घटेगी, और प्राइस घटेगी तो डिमांड अपनी बढ़ेगी। दोनों में रिलेशन तो है, लेकिन दोनों में किस तरह का रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो हम ये कहेंगे कि इनके बीच कैसा रिलेशन है? नकारात्मक सहसंबंध है, नेगेटिव कोरिलेशन है। यानी जब एक बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है, और जब एक घटती है तो दूसरी बढ़ जाती है। वहीं मैंने कहा अपनी इनकम और डिमांड, इनकम यदि हमारी बढ़ेगी तो डिमांड हमारी बढ़ेगी, इनकम यदि कम होगी तो डिमांड भी हमारी कम होगी। इसका मतलब दोनों में रिलेशन और सेम डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा बोला जाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाएगा, यानी सकारात्मक सहसंबंध। जब दोनों चर एक ही दिशा में बढ़ते हैं और एक ही दिशा में घटते हैं तो ये सकारात्मक है। जब विपरीत दिशाओं में परिवर्तित होते हैं तो ये नकारात्मक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज स्केटर डायग्राम, यानी स्केटर को बोलते हैं अ, बिखरा हुआ, यानी कि स्केटर्ड का होता है बिखरा हुआ, यानी अलग अलग डॉटेड डायग्राम होते हैं। तो इसको हिंदी में भी वैसे स्केटर्ड ही लिखा होता है ज़्यादातर। स्केटर्ड आरेख क्या है? यानी कि जब हम कोरिलेशन को किसके मार्फत दिखाए? बिंदुओं के माध्यम से दिखाए, तो जो डायग्राम बनता है उसको हम स्केटर्ड डायग्राम कहते हैं। ए स्केटर डायग्राम इज ए ग्राफिकल टूल दैट शोज द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स यूजिंग प्लॉटेड पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ। यानी स्केटर डायग्राम या आरेख एक ग्राफिक उपकरण है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की प्रकृति को बिंदुओं के माध्यम से क्या करता है? प्रदर्शित करता है। तो आप इसमें जान सकते हो कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी जब एक्स इंक्रीज होता है तो वाई भी इंक्रीज होता है। तो ये कौन सा हो गया? पॉजिटिव। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया? नेगेटिव। और इनमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा नो को रिलेशन। यानी जब दोनों चीज में आपस में रिलेशन ही नहीं है तो उसका डायग्राम इस तरीके का बनेगा। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज कोरिलेशन सेड टू बी परफेक्ट, यानी कि कब सहसंबंध को पूर्ण सहसंबंध कहा जाएगा। कोरिलेशन इज परफेक्ट इफ द चेंज इन वन वेरिएबल ऑलवेज रिजल्ट इन प्रोपोर्शनल चेंज इन द अदर। इट इज वैल्यू इट्स वैल्यू इज +1 और -1, यानी कि जब एक चर में परिवर्तन के साथ दूसरे चर में पूर्णतः समानुपाती परिवर्तन होता है तब सहसंबंध पूर्ण सहसंबंध कहा जाता है, और इसका मान हमेशा या तो +1 होगा या -1 होगा। यानी मैंने कहा जब प्राइस में चेंज हुआ, और प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ? 5% चेंज हुआ। और डिमांड में भी कितना परसेंट चेंज हो गया? डिमांड में भी 5% चेंज हो गया। तो जब दोनों के जो चेंज का प्रोपोर्शन है वह क्या हो? इक्वल हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? पूर्ण सहसंबंध कहेंगे। और यदि इनकी डायरेक्शन सेम हुई तो ये पॉजिटिव पूर्ण सहसंबंध, यानी +1 से इसको शो किया जाएगा। और डायरेक्शन अपोजिट हुई तो इसको -1 से बताया जाएगा। तो इस प्राइस और डिमांड के केस में ये क्या है? -1। तो -1 एक पूर्ण सहसंबंध है, और +1 भी, यानी पॉजिटिव में भी ये क्या है? एक पूर्ण सहसंबंध। इनका लाइन इस तरीके से बनेगी एकदम परफेक्ट। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, पूर्ण पॉजिटिव कोरिलेशन है, और ये पूर्ण नेगेटिव कोरिलेशन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, यानी कार्ल पियर्सन की सहसंबंध विधि क्या है? इट इज ए मैथमेटिकल मेथड टू मेजर लीनियर कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स गिविंग ए कोएफिशिएंट बिटवीन -1 एंड +1। यानी ये दो चरों के बीच रैखिक सहसंबंध को मापने की विधि है, जो कि -1 से +1 के बीच का सहसंबंध गुणांक देती है। यानी कि इसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 होती है। ये 0 हो गया, इसके ऊपर सारा पॉजिटिव और इसके अगर सारा नेगेटिव है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, निर्धारण गुणांक को परिभाषित कीजिए। इसकी डेफिनेशन आपके लिए एग्जाम में आ सकती है। इट इज द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड शोज द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन वन वेरिएबल एक्सप्लेन्ड बाय अनदर। यह सहसंबंध गुणांक का क्या होता है? स्क्वायर होता है, वर्ग होता है।
और ये दर्शाता है कि एक चर में पाए गए परिवर्तन का कितना भाग दूसरे चर से समझाया जा सकता है, तो ये कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। अब यहाँ इस यूनिट से बनने वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन-कौन से हैं? व्हाट इज कोरिलेशन? सहसंबंध क्या है? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कोरिलेशन विद सुटेबल एग्जांपल। सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का क्वेश्चन। अगला है डिस्क्राइब कार्ल पियर्सन्स मेथड ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन की सहसंबंध विधि को समझाइए। एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। इसके गुणों व दोषों को स्पष्ट कीजिए। अगला है व्हाट इज एक्सपेरिमेंट्स रैंक कोरिलेशन। एक्सपेरिमेंट की श्रेणी या कोटि अंतर सहसंबंध विधि को समझाओ। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इट विद फॉर्मूला एंड एग्जांपल। इसे सूत्र और उदाहरण सहित समझाओ। इसको कोई कोटि अंतर विधि भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर विधि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये कहूँगा कि आपको इस विधि का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी तैयार करना चाहिए। बीकॉम के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बनता है ये। आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज स्केटर डायग्राम? स्केटर आरेख क्या है? हाउ इज इट यूज्ड टू इंटरप्रेट कोरिलेशन? इसे सहसंबंध की व्याख्या में किस तरीके से यूज लिया जाता है? इलुस्ट्रेट विद ए सुटेबल डायग्राम। उपयुक्त आरेख सहित इसको स्पष्ट कीजिए। और यहाँ से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, वो बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आया था, बीकॉम परीक्षा के परिणाम नीचे दिए गए हैं, जिसमें परीक्षा में सफलता के मध्य आयु और सफलता के मध्य आपसे कोरिलेशन गुणांक पूछा गया था, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपसे पूछा गया था। एज दी हुई है और परसेंटेज दी हुई है फेलियर्स के। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और इसके अलावा पार्ट बी में जो क्वेश्चन दिए गए थे उनको जरूर देखिए। गिव एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज स्क्वेनेस? विषमता क्या है? स्टेट द नेम्स विद फॉर्मूला एंड मेजरमेंट। इसको मापने की विधि और सूत्रों को बताइए। और आपको दिया हुआ है इफ एन 10 सिग्मा डी 36 फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय मेथड ऑफ रैंक डिफरेंसेस, यानी कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें। तो इस तरीके के शॉर्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा सकते हैं आपको पार्ट बी में। तो मेरी तरफ से आपको मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि आपको चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। और हाँ, अब जो बाकी जो बीकॉम के पेपर है उन सब की मैंने क्लास अपलोड कर दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो क्लास ज़रूर देखिए। इस क्लास की यदि आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा, जिसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। कोई तरह की क्वेरी है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारी तरफ से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ अपीयर होइए और इन क्वेश्चंस को एक बार आप थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा। हमारी कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन रहे। धन्यवाद।